बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तरंग क्या होती है, तरंग को डिफाइन किया। फिर अपन ने तरंगों का वर्गीकरण किया। इसके साथ ही अपन ने तरंग वेग के बारे में देखा कि जो तरंग वेग होता है वो तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। किसी दिए गए माध्यम में तरंग का वेग हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ठीक है। और उसके बाद अपन ने देखा बच्चों कि ध्वनि का वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, इसमें अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ध्वनि तरंगों में सबसे पहले न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ध्वनि के वेग के लिए, और v बराबर रूट गामा p/d। और न्यूटन ने क्या किया था कि ध्वनि तरंगों के संचरण को समतापी प्रक्रम माना। उसके बाद इस न्यूटन के सूत्र में लाप्लास ने कुछ करेक्शन किया और उसे अपन लाप्लास सूत्र के नाम से जानेंगे। और v बराबर रूट गामा p/d। और लाप्लास ने बताया कि ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो वास्तव में समतापी प्रक्रम नहीं होकर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहले अपन दाब को, इसके ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। और बच्चों, अभी अपन ने देखा कि v बराबर रूट गामा p/d। बच्चों, सूत्र को देखने से ऐसा लगता है कि जो ध्वनि का वेग है वो दाब के वर्गमूल के समानुपाती है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ध्वनि का वेग गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। अब ये अपन प्रूव करेंगे कि किस टाइप से ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ध्वनि का वेग है, वास्तव में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि मैं ध्वनि के वेग का दाब के साथ वक्र खींचूं v वर्सेस p, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। अब बच्चों, ये अपन को प्रूव करना है कि ध्वनि का वेग जो है वो दाब पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा। तो देखो, एक बार ध्यान से समझें। आपको पता है बच्चों, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से आपको पता है कि PV = होता है nRT। आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर क्या होता है, nRT, या PV जो होता है वो होता है m'/m × RT। पदार्थ की ग्रामों में मात्रा अपॉन अणुभार, ये बच्चों मोल कहलाएगा। या आगे अगर मैं देखता हूं इसको, तो P = मैं इसको कह सकता हूं m'/v × RT/m, जहां पर m क्या है, गैस का अणुभार है, और m' क्या है बच्चों, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा है। ठीक है। और ये बच्चों क्या बन जाएगा, अपने पास घनत्व बन जाएगा, जिसको d से डिनोट कर रहा हूं, और ये होगा RT/m। या p/d की जो वैल्यू होगी वो आएगी बच्चों RT/m। अब आपको ये पता है कि नियत ताप पर p/d का अनुपात क्या रहेगा बच्चों, नियत ताप पर p/d का जो मान होगा बच्चों कांस्टेंट रहेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आप गैस के दाब को दुगना करोगे तो घनत्व भी दुगना हो जाएगा। गैस के दाब को 4 गुना करोगे तो घनत्व भी 4 गुना हो जाएगा, और जो वेग रहेगा वो क्या, अपरिवर्तित रहेगा। वेग क्या रहेगा बच्चों, अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में ध्वनि का जो वेग होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करेगा। ध्वनि का जो वेग है वो दाब पर निर्भर नहीं करेगा। आगे देखते हैं बच्चों। तो ये तो हुआ पहला प्रभाव कि जो ध्वनि का वेग है वो गैस के दाब पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर। दूसरा बच्चों अपन इफेक्ट देखते हैं, वो है ताप का प्रभाव।
ताप का प्रभाव। अब यहीं से भी अपन ने देखा बच्चों कि जो V होता है वो गामा P बाई डी के बराबर होता है, और P बाई डी का मान मैं यहां से रखता हूं। P बाई डी का मान क्या कह दूं मैं, RT बाई एम, और ये बनेगा गामा RT बाई एम। तो बच्चों ध्वनि का जो वेग है वो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ध्वनि का वेग परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, इसलिए ध्वनि के वेग का अगर परम ताप के साथ वक्र खींचें तो निश्चित रूप से इसमें 2 घात आएगी, इसमें 1 घात आएगी, तो पैराबोला आएगा, और पैराबोला उसके दोनों ओर आता है जिसके 1 घात हो। इसलिए अब ये वक्र नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ध्वनि के वेग को हमेशा अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं, क्योंकि v इक्वल टू एन लैम्डा, जिसमें न n निगेटिव हो सकता और नहीं लैम्डा निगेटिव हो सकता। तो बच्चों ध्वनि के वेग का ताप के साथ जो वक्र आएगा वो कुछ इस टाइप का वक्र आएगा। अब इस ध्वनि के वेग के लिए ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना बच्चों, कि Vt इक्वल टू होता है V0 प्लस 0.61 इंटू टी। ध्वनि का वेग की ताप पर निर्भरता के लिए ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब तक वैलिड है जब T लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले को अपन केवल तभी काम में लेंगे जब ताप जो है वो 30 डिग्री या उससे कम हो। कैसे? ये V0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग है, और ये T डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आपको ये कहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग इतना है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में दूसरा फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हैं, Vt इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू डेल्टा टी। इसको कब काम में लोगे? आपको अगर यह कहा जाए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग इतना है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होगा। और फिर इस फॉर्मूले में ध्यान देना बच्चों, इस फॉर्मूले में V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग नहीं है, फिर इस फॉर्मूले में V0 क्या है, निम्न ताप पर ध्वनि का वेग। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर देकर अगर 25 पे पूछना चाहता है, तो Vt क्या है, उच्च ताप पर ध्वनि का वेग। यानी जिस ताप पर पूछना चाहता है वो तो Vt है, और जिस ताप पर पहले दिया हुआ है वो V0 है। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले लेकिन वैलिड कब होंगे, जब T का मान लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। अगर ताप में परिवर्तन अपन ज्यादा कर रहे हैं तो फिर आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग देकर किसी ताप पर ध्वनि का वेग अगर पूछना चाहता है तो आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यहां पे T जो है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है। स्मॉल t जब भी लिखते हैं मींस डिग्री सेल्सियस में है, और कैपिटल T जब भी लिखते हैं तो क्या है बच्चों, केल्विन में है। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करके वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग दे दिया जाए और आपको यह कहा जाए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, 20 पर कितना होगा, 25 पे कितना होगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको यह कहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग इतना है तो 30 पे कितना होगा, तो यहां पे तापांतर जो लेंगे अपन 10 डिग्री लेंगे, तापांतर लिया जाएगा डेल्टा टी। यहां तो ताप लेते हैं और यहां तापांतर लेंगे। यहां 0 डिग्री यहां V0 जो है वो क्या है, निम्न ताप पर, जो पहले जो ताप दिया हुआ है उस पर ध्वनि का वेग है, और जिस पर अपन ज्ञात करना चाहते हैं उस पर जो वेग है वो क्या है बच्चों, Vt है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को कैसे काम में लेंगे आपको पता चल गया। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, किस ताप पर ध्वनि का वेग, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का दुगना होगा।
अब बच्चों अगर ध्वनि के वेग में परिवर्तन अगर 15% तक हो रहा हो तब तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज्यादा हो तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का दुगना होगा, तो आप क्या कहेंगे, V2 अपॉन V1 इक्वल टू होगा बच्चों T2 अपॉन T1 का रूट, यही कहेंगे। V2 मेरे को चाहिए, अब ये V2 जो है वो कितना हो गया 2V1 अपॉन V1 इक्वल टू T2 मेरे को चाहिए, और T1 की जगह कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन। आपको पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया जाता है। और बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 4 बराबर हो जाएगा T2 बटे 273, या T2 की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 4 इंटू 273 बराबर 1092 केल्विन, और या 819 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 819 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग की तुलना में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये देखा बच्चों अपन ने किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव, दूसरा अपन ने देखा ताप का प्रभाव, और तीसरा प्रभाव अपन देखते हैं बच्चों आर्द्रता का प्रभाव। तीसरा प्रभाव देखते हैं बच्चों अपन, वो है आर्द्रता का प्रभाव और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का प्रभाव और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि नम हवा में ध्वनि, नम हवा का घनत्व शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, अतः नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। नम हवा का घनत्व शुष्क हवा की तुलना में कम होता है। नम हवा का घनत्व शुष्क हवा की तुलना में कम होता है, अतः नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। नम हवा का घनत्व शुष्क हवा की तुलना में कम होता है, तो नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कुल मिला के जो अपन ने फॉर्मूला देखा गामा पी बाई डी, तो नम हवा का घनत्व कम होने के कारण ध्वनि का वेग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले तो अपन को यह समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में नम हवा का जो घनत्व होता है वो शुष्क हवा की तुलना में कम क्यों होता है। देखो बच्चों, शुष्क हवा का जो अणुभार होता है, शुष्क हवा का अणुभार
अप्रोक्स अपन 29 मान के चलते हैं। शुष्क हवा का जो अणुभार है वो कितना होता है? 29 होता है। अब नम हवा से मतलब क्या है कि अपन जलवाष्प मिलाएंगे इसमें। नम हवा का मतलब क्या है? अगर शुष्क हवा में जलवाष्प मिली हुई हो तो वो क्या बन जाएगी? नम हवा। अब बच्चों पानी का जो अणुभार होता है, पानी का अणुभार यानी वाष्प का अणुभार कितना होगा बच्चों? 18 होगा। अब आपको यह पता है कि जो औसत अणुभार जो आएगा वो कैसे निकालते हैं अपन? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। अगर एक का अणुभार 29 है और दूसरे का अणुभार 18 है तो निश्चित रूप से औसत अणुभार जो आएगा बच्चों इनके बीच में कहीं आएगा। अब हो सकता है वो 22 हो, 23 हो, 25 हो, जो भी हो, लेकिन यह निश्चित है कि ये जो अणुभार आएगा यानी नम हवा का जो अणुभार आएगा वो 29 से तो कम होगा और 18 से ज्यादा होगा। और आपको यह पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपोन आयतन। तो आप अणुभार अपोन आयतन से क्या करेंगे? इसका घनत्व निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है शुष्क हवा के लिए कैपिटल एम की वैल्यू कितनी लेंगे? वी का मान तो कांस्टेंट है, वी का मान तो कांस्टेंट है। अगर शुष्क हवा के लिए 29 लेंगे तो 29/v बनेगा और जो d डैश बनेगा यानी एक तरह से d तो बन रहा है 29/v और जो d डैश बन रहा है वो जो भी 22 है, 23 है, कितना भी आएगा जो आएगा, लेकिन 23/v निश्चित रूप से इस टाइप से d डैश क्या हो जाता है बच्चों? लेस देन d हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि नम हवा का जो घनत्व है वो शुष्क हवा की तुलना में कम होता है। अतः नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये अपन ने देखा ध्वनि का वेग एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन देखते हैं बच्चों ध्वनि के लक्षण, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इनमें बच्चों पहले अपन देखते हैं फास्ट ध्वनि का लक्षण, और वो आता है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी। अब बच्चों तीव्रता को कैसे डिफाइन करते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ होता है वो बच्चों होता है तरंगाग्र। वो क्या होता है? तरंगाग्र होता है। और यदि स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होता है। और जब स्रोत रेखीय होता तो तरंगाग्र कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो बच्चों पहले तो मैं तरंग की तीव्रता की डेफिनेशन लिखता हूं। तो कैसे कहूंगा तरंग की तीव्रता को कैसे डिफाइन करूंगा? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं।
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों? तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसलिए इंटेंसिटी को अगर मैं देखूं, ई अगर तरंग की ऊर्जा है, क्षेत्रफल ए है, टी का भाग दे देंगे। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा तरंग की तीव्रता कहलाएगी। अब बच्चों अगर मैं इसके मात्रक के बारे में देखूं तो ये ऊर्जा बटे समय शक्ति हो जाएगी, तो इसका मात्रक तो हो जाएगा वाट और पर मीटर स्क्वायर। तो तरंग की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट बिंदुवत स्रोत के लिए बिंदुवत स्रोत के लिए बच्चों तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगी? ई अपॉन एरिया की जगह लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। इसलिए बिंदुवत स्रोत के लिए तरंग की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिंदुवत स्रोत के लिए तरंग की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और रेखीय स्रोत के लिए तरंगाग्र बेलनाकार होगा। तो रेखीय स्रोत के लिए क्या कहूंगा मैं? रेखीय स्रोत के लिए I बराबर बनेगा E अपॉन 2 पाई आर एल इंटू टी, और जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, रेखीय अगर स्रोत है, जैसे मान लो मैं अगर प्रकाश स्रोत के बारे में बात करूं तो रेखीय स्रोत क्या हो जाएगा? ट्यूबलाइट जो है एक तरह से रेखीय स्रोत है। ठीक है, और जैसे अपने मोबाइल की जो टॉर्च है वो बिंदुवत स्रोत है। मैं बल्ब को भी लगभग बिंदुवत स्रोत मान सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो रेखीय स्रोत क्या है अपन को पता चल गया। इसी प्रकार ध्वनि स्रोत के बारे में अगर मैं देखूं तो जैसे अपन खुद ही बोल रहे हैं तो ध्वनि स्रोत है, तो ये क्या बिंदुवत मान सकता हूं। और यदि जैसे मान लो अपन कहते हैं कि गिटार है या सारंगी है तो उसको अपन क्या मान सकते हैं? रेखीय स्रोत मान के चलेंगे। अगर ध्वनि स्रोत की लंबाई ज्यादा हो इस टाइप से तो उसको रेखीय स्रोत मान के चलेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, यदि स्रोत की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताता है कि स्रोत बिंदुवत है या स्रोत रेखीय है तो क्या मान के चलेंगे आप? बिंदुवत स्रोत मानकर आंसर देंगे। यदि स्रोत की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं दिया जाए तो स्रोत को कौन सा मान के चलेंगे बच्चों? बिंदुवत स्रोत मानकर आपको आंसर देना है। तो पहली बात तो यह है कि तरंग की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करेगी, यह आपको पता चल गया। अब बच्चों अपन एक फॉर्मूला और देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये जो मेरे पास, आपको पता है कि तरंग गति में जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? सरल आवर्त गति करते हैं। और सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत होती है। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो ऊर्जा होती है स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में विभक्त होती है, लेकिन कुल ऊर्जा जो होती है वो हमेशा नियत होती है। और सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। क्या होती है? सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर, जहां पर के जो है वो स्प्रिंग नेतांक है एक तरह से, और ए क्या है? या बल नेतांक है, और ए क्या है? यहां पे आयाम है। अब अपॉन 80। अब बच्चों इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। हाफ के की जगह मैं कह सकता हूं एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सरल आवर्त, पूरी सरल आवर्त गति में ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो के बाई एम के बराबर होता है। तो के बराबर होगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 80। अब बच्चों इसको आगे सोल्व करें तो एम ओमेगा की जगह 2 पाई एन, तो मैं कहूंगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 80। अब मैं क्या करता हूं, इसको एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। अब बच्चों ये आयतन बन गया, और द्रव्यमान अपॉन आयतन जो है ये क्या कहलाएगा आपके पास? घनत्व। और ये L बाई टी क्या बन गया आपके पास? वेग बन गया। और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो तीव्रता का क्या फॉर्मूला बना? 2 पाई स्क्वायर
एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, एम बाई वी की जगह क्या कहेंगे, रो, द्रव्यमान अपोन आयतन घनत्व कहलाएगा, और दूरी बटे समय क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो ये बच्चों तरंग की तीव्रता का जनरल फॉर्मूला आ गया, जो अपन बार बार पढ़ते आए हैं कि तरंग की जो तीव्रता होती है, अगर बाकी सभी राशियां कांस्टेंट रहें तो तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। यदि अन्य सभी राशियां कांस्टेंट रहें तो तरंग की तीव्रता आयाम के क्या होगी, वर्ग के समानुपाती होती है, जो अपन बहुत जगह काम में लेते भी रहते हैं। वास्तव में तरंग की तीव्रता जो होती है केवल आयाम पर ही निर्भर नहीं करती है, ये आवृत्ति पे भी डिपेंड करेगी, माध्यम के घनत्व पर भी डिपेंड करेगी, और वेग पर भी निर्भर करेगी। तो बच्चों आगे अपन ये देखते हैं, अब इस तीव्रता पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी तरंग की आवृत्ति तथा आयाम दोनों को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति तथा आयाम दोनों को दुगना कर दिया जाए तो तरंग की तीव्रता कितनी गुना हो जाएगी। आपको यह पता है कि I2 बाई I1 इक्वल टू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इंटू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। अब आवृत्ति डबल कर दी जाए तो N2 का मान 2N1 के बराबर है अपॉन N1, और A2 की जगह 2A1 अपॉन A1, कुल मिला के आ गया 4 इंटू 4 बराबर 16। तो I2 बाई I1 का मान 16 मीन्स I2 बराबर 16 इंटू I1, अर्थात तरंग की जो तीव्रता है वो कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है, और वो तरीका क्या है, आपको दो तरंगों की इक्वेशन दे सकता है। जैसे मान लो आपको पहली तरंग दी y1 इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी, और दूसरी तरंग देता है y2 बराबर 2a इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब आपको पता है कि इसका आयाम a है, जो राशि बार गुणा हो रही है आयाम है, तो इसका आयाम a है, तो इसका आयाम कितना है बच्चों, 2a। अब इसकी आवृत्ति अगर n है तो इसकी क्या होगी 2n, क्योंकि ओमेगा डबल है तो श्योर है आवृत्ति भी डबल आएगी। तो सेम क्वेश्चन, केवल कहने का तरीका ये भाषा के रूप में अपन ने कहा है, और ये इक्वेशन देकर आपको अगर ये पूछना चाहे कि I1 रेशो I2 क्या होगा, I1 रेशो I2 क्या होगा, तो आप यही कहेंगे कि A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बच्चों, A1 बाई A2, A1 की जगह A, A2 की जगह 2A, इसका होल स्क्वायर, इसकी जगह अपने पास n है तो ये कितना है 2n, और बच्चों ये बनेगा 1/4 इंटू 1/4, तो ये बनेगा I1 बाई I2 जो बनेगा वो 1/16 आएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को तरंग की आवृत्ति आयाम और तुलना करवाना चाहता है, तो ये आपको तरंग वक्र देकर भी दो तरंगों की तीव्रता की तुलना करवा सकता है। वो अपन को तरंग वक्र को पहचान करना आना चाहिए। तो एक बार सेम क्वेश्चन में तरंग वक्र देकर किस टाइप से यही क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपन डिस्कशन करते हैं।
जैसे बच्चों आपको दो तरंगों के वक्र देगा, जीरो, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। देखो बच्चों पहली जो तरंग है वो कुछ ऐसी है, ये तरंग फर्स्ट है। दूसरी तरंग कुछ ऐसी है, ये अपने पास है तरंग सेकंड, और ये है अपने पास तरंग फर्स्ट। ये y और t के बीच में वक्र है, ये अपने पास a है और ये है अपने पास 2a। अब बच्चों आपको स्पष्ट पता चल गया बच्चों कि तरंग फर्स्ट का आयाम a है, तो तरंग सेकंड का आयाम जो है वो 2a है। दूसरा, आपको पता है कि तरंग फर्स्ट का आवर्तकाल कैपिटल T है, एक चक्र पूरा जो हो रहा है कैपिटल T समय में हो रहा है, लेकिन तरंग सेकंड का जो आवर्तकाल है एक चक्र पूरा जो हो रहा है बच्चों t/2 समय में ही हो रहा है। बोलो, अरे इसका एक चक्र ये जो पूरा हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है? t/2। यानी दूसरी तरंग का जो आवर्तकाल है वो पहली तरंग की तुलना में आधा है, और जब आवर्तकाल आधा है तो आवृत्ति क्या होगी बच्चों? दुगनी। आवृत्ति कितनी हो गई? दुगनी। तो तरंग सेकंड का आयाम भी दुगना है और आवृत्ति भी दुगनी है। ये आपको इस टाइप का ग्राफ देकर, आपको ग्राफ को पढ़कर ये इतना तो आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों तरंगों के आयाम और आवृत्तियों में क्या संबंध है। क्लियर है? फिर आप अपने आप निकाल लेंगे कि I1/I2 जो बनेगा वो बनेगा N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू A1/A2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों इसकी आवृत्ति n है तो इसकी 2n है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इसका A है तो इसका 2a है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और ये बनेगा 1/4 इंटू 1/4 बराबर 1/16। तो I1/I2 जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? 1/16 आ जाएगी। तो ये अपन ने बच्चों ध्वनि का पहला लक्षण देखा, और वो था ध्वनि की तीव्रता। दूसरा अपन देखते हैं बच्चों प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। दूसरा लक्षण अपन देखेंगे प्रबलता। और बच्चों एक तरह से देखा जाए तो ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता एक ही चीज है, केवल स्केलिंग का प्रभाव है। केवल किसका प्रभाव है? स्केल का प्रभाव है। तो सेकंड अपन देखते हैं ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता और लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता में बच्चों ये संबंध होता है। लाउडनेस L बराबर होती है 10 log I/I0 बेस 10। और बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो होता है dB, डेसिबल। मात्रक क्या होता है इसका? डेसिबल इसका मात्रक होता है। मात्रक होता है डेसिबल। जहां पर I0 जो है वो न्यूनतम तीव्रता है,
न्यूनतम तीव्रता जिसका मान होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। आई नोट जो है बच्चों वो है न्यूनतम तीव्रता और 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझें, यदि L की वैल्यू लेस देन 40 dB है, ये होती है कानाफूसी के लिए। अगर बिल्कुल कानाफूसी अपन कर रहे हैं तो L का जो मान है वो 40 dB से कम है कानाफूसी के लिए। फिर 40 लेस देन L लेस देन 60 dB। अगर ध्वनि की जो प्रबलता है वो 40 dB से तो ज्यादा लेकिन 60 dB से कम है, तो ये होती है सामान्य वार्तालाप के लिए। सामान्य वार्तालाप। सामान्य वार्तालाप के लिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो 40 और 60 के बीच में होती है। 60 लेस देन L लेस देन 80 जो होती है dB, ये शोर। और 90 लेस देन L लेस देन 120, ये बच्चों कष्टदायक ध्वनि होती है। लेकिन अपने जो डीजे सिस्टम है, डीजे, वो इसी लाउडनेस में कार्य करता है। और यदि L की वैल्यू ग्रेटर देन 180 dB हो जाए तो कान के पर्दे फट जाएंगे। तो ये सामान्य से अपन को ध्वनि की प्रबलता के आंकड़े पता होने चाहिए। अब बच्चों इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे लें। पहला क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग की तीव्रता I बराबर 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो ध्वनि की प्रबलता होगी एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग की तीव्रता I बराबर 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो ध्वनि की प्रबलता होगी। तो बच्चों क्या करेंगे, L बराबर बनेगा 10 log I की जगह 10⁻⁻8 बटे 10⁻⁻12 बेस 10, या L बराबर 10 log 10⁻+4 बेस 10। और बच्चों घात गुणा में आ जाएगी तो ये बनेगा 40 log 10 बेस 10, तो log 10 बेस 10 का मान 1 होता है और ये आ जाएगी 40 dB। कितनी आ जाएगी, 40 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार रिपीट हुआ है। यदि ध्वनि की तीव्रता को 20 वाट पर मीटर स्क्वायर से बढ़ाकर 400 वाट मीटर स्क्वायर कर दिया जाए,
तो यदि ध्वनि की तीव्रता को 20 वाट पर मीटर स्क्वायर से बढ़ाकर 400 वाट मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको ये पता है बच्चों, L1 जो बनेगा वो बनेगा 10 log 20/I0 बेस 10। L2 बराबर बनेगा 10 log 400/I0 बेस 10। प्रबलता में वृद्धि L2 माइनस L1, 10 तो कॉमन ले लेते हैं और ये बनेगा log 400/I0 माइनस log 20/I0 और बेस 10 रहेगा ही। अब log A माइनस log B इजिकल टू log A/B होगा और ये बनेगा बच्चों 10 log 400/20 यानी log 20 बेस 10। अब log 20 का मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, 10 log इस 20 को मैं 2 × 10 कह सकता हूं और यह आ जाएगा 10, ये बनेगा log 2 प्लस log 10। अब बच्चों आपको ये भी पता है, चलो यहां लिख देता हूं, तो ये मेरे पास प्रबलता में वृद्धि डेल्टा L बराबर आ गया 10 log 2 का मान 0.3010 और इसकी वैल्यू 1 हो ही जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई होके 1.3010 आएगा और ये आएगी 13.01 dB। तो इसकी प्रबलता में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 13 dB की वृद्धि हो जाएगी। इस ध्वनि की प्रबलता में कितनी वृद्धि हो जाएगी बच्चों, 13 dB की वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट जो ध्वनि के और लक्षण हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।